अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बीए का जो बी पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन भी है कि ट्रांसलेशन जो है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्या मेथड्स हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट इट। मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक दो बेसिक पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद आगे इसी टॉपिक को हम डील करते हैं कि कौन कौन से ऐसी स्किल्स हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं और बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके जो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है बड़ी आसानी के साथ जो है उसे सुलझाया जा सकता है, उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो पहले मैं एक दो जो बेसिक पॉइंट है ना वो आपको समझा देता हूं। तो इसका फायदा ये होगा कि ये जितने पॉइंट्स हैं फिर इनको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। सब्जेक्ट जो है वो डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी। अमूमन जो स्टूडेंट के जहन में होता है, अगर उनसे पूछा जाए कि डिफाइन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो कहेंगे कि काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो हर सेंटेंस में एक्शन तो नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर काम हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर वो उसका सब्जेक्ट कैसे हम ट्रेस करेंगे, कैसे वो काम करने वाला होगा। एग्जांपल से हम इसे देखते हैं। तो सब्जेक्ट जो है ये डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी। यानी जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला हो, वो काम ना करने वाला जो है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट जो है, चलिए सब्जेक्ट पहले मैं बता देता हूं। आप इस सेंटेंस में आप देखें कि ही इज अ डॉक्टर में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है। ही इज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस को देखें, दूसरा है ही कॉल्ड अ डॉक्टर, इसका सब्जेक्ट जो है वो ये है। हम यहाँ पे कोई नाम भी लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें कोई एक्शन हो रहा है, ही इज अ डॉक्टर में एक इंफॉर्मेशन जो है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक सीधी सीधी स्टेटमेंट है। इसमें तो कोई एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा, लिहाजा फिर भी इसमें सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ये कॉल करने का काम हो रहा है, इसमें ये सब्जेक्ट है। तो लिहाजा आपके जहन में जो पॉइंट है कि काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि काम करने वाला सब्जेक्ट हो। काम करने वाला यानी डूअर, तो सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर भी हो सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। जिस तरह एक गलत रिवायत सी है कि जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो ट्रांसलेशन मेथड या जब टेंसेस कराए जाते हैं तो उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया जाता है कि आपने जो है इस तरह लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट। और अब अमूमन टीचर ऐसे लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि हर एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस तरह हमने सब्जेक्ट को समझा है कि ये डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है और इसमें नहीं है। इसमें देखें कि ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। जिस फिक्रे में कोई काम हो रहा हो उसमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा जिसमें काम हो रहा है, जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। आप इसी सेंटेंस में देखें कि ही इज अ डॉक्टर, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो लिहाजा डॉक्टर यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें काम ही नहीं हो रहा। दूसरा सेंटेंस देखें कि ही कॉल्ड अ डॉक्टर, यहाँ पे वही डॉक्टर जो है ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ये एक्शन हो रहा है। तो अब तक हमने किस चीज को डिस्कस किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला भी होता है और ना करने वाला भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये जो चीजें मैं बयान कर रहा हूं, इसलिए जो है मैं कतई तौर पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये चीजें जो हैं ये हेल्प आउट करेंगी, ये हमारी ट्रांसलेशन मेथड का ये बेस है। इसी पे हम, इसी बुनियाद पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसलिए मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूं। इनका ताल्लुक है हमारी ट्रांसलेशन से। दूसरा सेंटेंस देखें ही, अच्छा ये यहाँ पे देख लें कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो हमेशा नहीं होता कि उसमें ऑब्जेक्ट हो। ऐसे इसको लिखना चाहिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड।
कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरह ये है, अगर हम इसको लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डॉक्टर तो इसमें कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा हो। तो लिहाजा ये वाला फार्मूला गलत होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिखें कि सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, कोई भी वो वर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हो। लिहाजा ये इसमें आसान है और दुरुस्त है, वैलिड भी है। अब दूसरे देखें कि सेंटेंस जो है, हम ट्रांसलेशन किसकी करते हैं, हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। उर्दू के सेंटेंसेस हैं उसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। मेथड्स भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ अभी। तो पहले सेंटेंस कहते हैं कि सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक उसमें सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। यानी कि सेंटेंस इज, एक तो इसकी ये डेफिनेशन हुई ना कि सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। अब अगर इसको इस कंटेक्स्ट में देखा जाए, जिस कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसको इस तरह आप देखें कि सेंटेंस दो चीज़ों का मजमुआ होता है। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स। कौन सी वो टू थिंग्स हैं? एक सब्जेक्ट होता है और एक उसमें प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एजेंट होता है, डूअर या नॉन डूअर होता है, और उसके बाद प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है वो उसे कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जो भी बात हो रही है वो सारा क्या है? प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में देखें आप कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ही। किसके बारे में बात हो रही है? कि ही किल्ड अ लायन। इस ही के बारे में बात हो रही है कि उसने शेर जो है वो किल किया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद जो वाला पार्ट है ये सारा क्या है? यहाँ पे प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट किसको कहते हैं? खबर को कहते हैं, इंफॉर्मेशन को कहते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है। यानी सब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। अबाउट whom समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो कुछ कहा जाता है वो सारा क्या है जी? प्रेडिकेट है। अब इसमें देखें, ये वर्ब है, आर्टिकल है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। ये खबर किसके बारे में दी जा रही है? ये इस सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होता है? वर्ब होता है। आप सेंटेंस में सबसे पहले देखें किसके बारे में बात हो रही है, उसको ट्रांसलेट करें, यानी सब्जेक्ट को आप लिखें। उसके बाद देखें कि क्या बात हो रही है। जो भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में दी जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? खबर कहते हैं, यानी हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट के बाद आप प्रेडिकेट वाला जो पार्ट है उसमें आपने वर्ब को ट्रेस करना है कि कौन सा वर्ब यूज हुआ है। कोई एक्शन वर्ब यूज हुआ है, इज एम आर यूज हुआ है, वाज वर्ब यूज हुआ है। उसके बाद आप वर्ब ट्रेस करेंगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? ही किल्ड अ लाइन। इस सब्जेक्ट ने जो है वो ये काम किया, शेर को उसने किल किया। दूसरे सेंटेंस में देखें कि ही इज डाइंग। इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ही है। अब देखें ही इज डाइंग, वो मर रहा है। इसमें तो ये ही जो है वो ये काम कर रहा है, कौन सा? किल का। इसमें तो ये ही कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर भी ये सब्जेक्ट है। वही वाली बात जो वहां पे हमने डिस्कस की है। यहाँ पे इस सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? इज डाइंग। ये सारा क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जो कुछ कहा जाता है वो सारा क्या है? प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? वर्ब है। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन के जो मेथड्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन है उससे आपने अवॉइड करना है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, उर्दू का वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखें, फिर उर्दू का वर्ड है उसको आप ट्रांसलेट करें। ये गलत मेथड है। सही मेथड कौन सा है? कॉन्टेक्सचुअल ट्रांसलेशन। आपने बामुहावरा तर्जमा करना होता है। ओवरऑल आपने सेंटेंस को देखना होता है। तो मुश्किल अल्फाज से न डरा करें। जब ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन इंतहाई अहम क्वेश्चन है, तो क्या डरने से और परेशान होने से कोई क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा? मसला कोई हल हो जाएगा? मसले का हमेशा जो एक रीजनेबल पर्सन होता है, जो अक्ल को इस्तेमाल करता है, वो सोचता है कि इसका हल क्या है, वो जो प्रॉब्लम है उसका हल क्या है। तो आप उस
उस सोल्यूशन की तरफ आए, उस क्वेश्चन को लेकर ना बैठें कि इसमें क्या परेशानी है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है। अब इसमें देखें कि हमने जब ट्रांसलेशन करनी है तो हमने क्या करना है जी, बा मुहावरा तर्जमा करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है। बा मुहावरा तर्जमे का क्या मतलब है कि अल्फाज जो है वो चेंज हो जाएं मगर मफहूम चेंज ना हो। कि उर्दू में जो इबारत दी हुई है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो पूरा पैराग्राफ है, वो पूरा सेंटेंस अगर चेंज हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सेंटेंस का जो मफहूम है, उस सेंटेंस का जो उसके ज़रिए जो मैसेज कन्वे हो रहा है, जो बात जो है वो कही जा रही है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वर्डें अगर चेंज हो जाती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एग्जांपल इसकी आप देखें, एग्जांपल में ये बात आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाएगी। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। अब इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तंबाकू नोशी के बारे में। स्मोकिंग वेरी कॉमन वर्ड है। स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है तो इट मीन्स कि स्मोकिंग जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वो हमने कहाँ यूज़ करना है, वो सबसे पहले या अगर देखा जाए तो जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले यूज़ होता है। जो भी आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हम सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, स्मोकिंग हमने लिखा है। उसके बाद ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमने इज लगाया है, स्मोकिंग इज। आज अब इसका सब्जेक्ट कौन सा है? स्मोकिंग है। इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है, लिहाजा फिर भी स्मोकिंग इसका क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला नहीं होता। ये बात आपको ज़हन नशीन कराने के लिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। तो स्मोकिंग सब्जेक्ट है, स्मोकिंग इज। अब मुज़िर जो है इसकी इंग्लिश हमने देखनी है। मुज़िर के मानी होते हैं नुकसानदेह, तो हम इसको हार्मफुल भी लिख सकते हैं। अगर ये मुश्किल है हम इसको इंजरस भी लिख सकते हैं। ठीक, इससे भी आसान वर्ड है, हम इसको डेंजरस भी लिख सकते हैं। तो मफहूम जो है स्मोकिंग इज हार्मफुल, अगर हार्मफुल नहीं याद आपको, डेंजरस लिखें, इंजरस लिखें, फॉर हेल्थ है। अगर इसको और आसान उर्दू इसकी बनाते हैं, देखें जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको अगर उसकी एज इट इज़ इंग्लिश ना आ रही हो, जो वर्ड हैं उनको उसी तरह उनकी इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आप सेंटेंस को आसान उर्दू में चेंज करें, फिर उसको ट्रांसलेट करें। यानी वर्डिंग वो चेंज हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मफहूम चेंज ना हो। हम इसको ये ऐसे कह सकते हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये देखें, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कई दफ़ा मार्किंग किया, लेकिन ये मिस्टेक्स हम बिल्कुल जो है वो एक्सेप्शन होती है, क्योंकि उसने बात तो वही लिखी है, वर्डिंग जो है वो चेंज की है। वही वाली बात हो रही है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ठीक, तो हमने इसको इस तरह भी कर दिया, इस तरह भी कर दिया। तो मकसद क्या है कि आपने बा मुहावरा तर्जमा करना है। वर्ड्स बेशक चेंज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो मफहूम है, जो मैसेज आप सेंटेंस में कन्वे करना चाह रहे हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो उर्दू का सेंटेंस है, आगे इसकी और बेहतरीन एग्जांपल्स मैंने नोट की हुई हैं कि उर्दू का सेंटेंस है, आप उसको बिल्कुल चेंज कर दें, उसकी आसान उर्दू बना दें, उसको आप ट्रांसलेट कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रांसलेशन जो है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसलेशन होनी चाहिए। दो बातें इसमें हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब है जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रिसाइज हो, मुख्तसर होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस लिखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखें, एक लेंथी सेंटेंस है, हम इसको शॉर्ट करके लिखें, अगर ही इज पुअर बट, इसको भी काट दें, इसको भी काट दें,
बट ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस को क्या करता है, कॉम्पैक्ट बनाता है। मेरा कंजंक्शन पे लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां से थोड़ी बहुत गाइडलाइन ले लेना अगर जरूरत पड़े तो सेंटेंस को आपने क्या करना है, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होना चाहिए, आप ऐसी वर्डिंग यूज करें, उसको इस तरह आप ट्रांसलेट करें कि पढ़ने वाला जो बंदा है, जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसको आपकी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। कॉम्प्रिहेंसिव यानी वो आपकी बात को कॉम्प्रीहेंड करे या अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ट्रांसलेशन। दूसरी क्या है, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए, जैसा कि हमने ये इसकी एग्जाम्पल लिखी है। आगे हम देखते हैं, वही वाली बात मैं आगे लेकर चल रहा हूं कि वर्डिंग बिल्कुल चेंज हो जाए। अगर पूरा पैराग्राफ चेंज होता है तो पूरा पैराग्राफ चेंज कर दें। मुश्किल उर्दू जो है उसको आसान उर्दू में आप तब्दील करें, चेंज करें वर्ड को, फिर उसको ट्रांसलेट करें। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस है कि मेरी मसरूफियत है, मेरी मसरूफियत है, इसमें अगर स्टूडेंट को मसरूफियत की इंग्लिश नहीं आती है और वो इसी बात इसी सोच में पड़ जाता है कि यार इसकी क्या इंग्लिश हो सकती है, आगे पीछे देखता है, इधर उधर सोचता है, तो इस सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। आप ये जो उर्दू वाला सेंटेंस है इसको ज़रा आसान करें, इसको आसान करके ट्रांसलेट कर दें। अब इसमें देखें, अगर आप इस तरह लिखते हैं, मेरी मसरूफियत का मतलब ये है कि मैं मसरूफ़ हूँ, ठीक है, वर्ड चेंज हुआ, आप लिख देते हैं आई एम बिजी, आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। या आप लिख देते हैं कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं का मतलब है मैं बिजी हूं, ये भी सेंटेंस आपका जो है बिल्कुल 100% सही हुआ। या आप इस तरह लिखते हैं कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं, आई एम बिजी, एज आई एम बिजी, ये भी आपका सेंटेंस सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप सप्ली वाले जो हैं उनको आप जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आप देखें कि नॉलेज की कितनी बातें हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन की बातें हैं। क्या मैं सिर्फ टोटके तो नहीं बताता हूँ, मैं डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। मेरे लेक्चर जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी उससे भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और सप्ली वालों के लिए, हम कोई एबीसी तो नहीं पढ़ रहे, दोनों के लिए। तो मैं ज़ाती तौर पे मेरे अपना एक ओपिनियन है कि मेरे जो है उसके लिए जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सिंपैथी फील करता हूँ, उनके लिए मेरे हमदर्दी के जज्बात हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे सारे लेक्चर जितने भी हैं वो रेगुलर्स के लिए भी हैं और सप्ली वालों के लिए भी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। आगे देखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट या लास्ट है, कि टेंस सीक्वेंस जो है वो सेंटेंस में हमने रखना होता है। जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो, टेंस का सीक्वेंस, कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें ये वाला पॉइंट जरूर होगा ट्रांसलेशन मेथड में, या कॉमन एरर्स में भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि टेंस का सीक्वेंस क्या होता है। टेंस का सीक्वेंस ये है कि अगर एक लेंथी सेंटेंस है, उसके दो हिस्से हैं, ठीक, तो दो हिस्से हैं और उसमें अगर दो टेंस यूज हुए एक सेंटेंस में, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये आप जरा पॉइंट नोट करना कि पास्ट फॉलोज ऑन पास्ट। इसका ये मतलब है कि अगर एक लेंथी सेंटेंस है उसमें जो पहला हिस्सा है उसमें पास्ट यूज हुआ है, गुजरी हुए जमाने की बात हुई है पहले हिस्से में, तो दूसरा हिस्सा जो उसका है वो प्रेजेंट में भी है, तो पास्ट में उसको ट्रांसलेट करेंगे। कैसे? अगर सेंटेंस ऐसे, उसने कहा मैं बीमार हूं, अब यहां तक देखें, उसने कहा, एक सेंटेंस गुजरे हुए जमाने की बात, उसने कहा, वो कहता है नहीं है, ये मैं बीमार हूं, ये प्रेजेंट हो गया। उसने कहा गुजरा हुआ जमाना है, पास्ट है, मैं बीमार हूं से हमें समझ आ रही है कि ये प्रेजेंट है। अब पहले वाला जो हिस्सा है वो अगर आ गया पास्ट में, तो अगला जो है वो भी ऑटोमेटिकली आप जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। अब देखें, ही सैड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, आई एम इल, लेकिन ये पास्ट आ गया तो इंग्लिश का रूल है कि पास्ट फॉलोज पास्ट, पास्ट के बाद भी बाद वाला ऑटोमेटिकली उर्दू जो भी है उसकी इंग्लिश क्या है वो पास्ट में चली जाएगी। अब इसको हमें क्या लिखना चाहिए कि ही सेड आई एम इल के बजाय आई वाज इल। क्यों हमने लिखा? क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका पास्ट है, तो ये भी ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाएगा। इस बात की आपको समझ आ गई। दूसरा इसी का
यही जो टेंस का सीक्वेंस है इसका दूसरा जो पार्ट है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और ये हर पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ आता है उसमें जो है जरूर ये चीजें ऐड होती हैं। दूसरा सेंटेंस देखें कि अगर पहले प्रेजेंट आ जाता है या फ्यूचर आ जाता है, ठीक, फिर आप कोई भी टेंस बाद में यूज करते हैं, दूसरे वाला हिस्सा उसमें कोई भी टेंस आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वो कहता है मैं बीमार था। अब इसमें देखें वो कहता है, एक सेंटेंस है कहता है, इट मींस ये है आ गया तो ये प्रेजेंट है। पहला हिस्सा हो गया प्रेजेंट, ही सेज। दूसरा हिस्सा मैं बीमार था, तो आप इसको वाज में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट आ गया या फ्यूचर आ गया, विल शैल वाला टेंस आ गया, अगर जो टेंस मर्जी आप यूज करें, ही सेज, आई वाज, ये बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने किस चीज को डिस्कस किया है जी? हमने ट्रांसलेशन के मेथड्स डिस्कस किए हैं, और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू से लेकर एंड तक जो है जितने भी पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप एक दो दफ़ा इस लेक्चर को सुने। आई होप ट्रांसलेशन वाला जो मसला है ये आपको ज़रूर हल होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के यही वाले मेथड्स हैं। फिर से मैं मुख्तसरन इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूं कि आपने जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन हमेशा उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का होता है, हर एक चीज़ को दोबारा से नहीं लिखा जाता है। पैराग्राफ के अंदर जो है वर्ड्स जो है वो बेशक चेंज हो जाएं, वो वर्ड जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, जो मफहूम कन्वे कर रहे हैं, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उन वर्ड्स के जरिए, वो मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ड्स बेशक चेंज हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स आपने एक वर्ड को एक पैराग्राफ के अंदर बार बार यूज नहीं करना है, ठीक है? आपने एक वर्ड को कोशिश करनी है एक दफा, फिर उसका कोई अल्टरनेटिव आप यूज करें, एक वर्ड को बार बार यूज ना करें। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि उर्दू का जो सेंटेंस है, ये सबसे बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का कि जी हमें वोकैबुलरी नहीं आती है। तो अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप, जहाँ तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, इस लेवल पे जिस तरह इस क्वेश्चन को मार्क किया जाता है, मार्किंग की जाती है पेपर की, आपने ऐसे करना है कि उर्दू का जो सेंटेंस है उसकी आसान उर्दू बनाएं, ठीक है? बिल्कुल उसकी आप वर्डिंग जो है वो चेंज कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पे चेंज की है। बाकी सेंटेंस पीछे हमने एग्जांपल में देखा है। तो उर्दू वाली जो वर्डिंग उसको आप चेंज कर दें, आप आसान वर्डिंग, और ये समझें कि यार इसमें भी वही वाली बात हो रही है, आप उसको ट्रांसलेट कर दें। जिस जो वर्डिंग आपको आती है आप उसमें उसको ट्रांसलेट करें। बाकी एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें ये टेंस का सीक्वेंस था, ये भी हमने इसको भी डिस्कस किया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने डिस्कस किया है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस टीचर ने जो है वो तो सेंटेंसेस एक दो लिखे हैं, पैराग्राफ पेपर में आता है तो पैराग्राफ इसने नहीं लिखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे है कि मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए एक दो पैराग्राफ लिखूंगा, अलग से इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा मुख्तसर सी, ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो इस पर सर्फ ना हो। मैं एक या दो पैराग्राफ लिखूंगा, और जो हमने रूल्स यहाँ पे लिखे हैं, ये तो रूल्स हैं, ये तो थ्योरी है ना, इस थ्योरी को प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे उन दो पैराग्राफ पे। उर्दू के दो पैराग्राफ लिखेंगे कोई से जिसमें मुश्किल वोकैबुलरी होगी, और ये जो थ्योरी हमने लिखी है इसको हम प्रैक्टिकली जो इसकी एप्लीकेशन करेंगे, इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो ट्रांसलेट करने हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपके मसाइल हल हो रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।